एबीपी न्यूज पर वक्त मास्टर स्ट्रोक का है। आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज की कवर स्टोरी ताउते तूफान से इंडिया की लड़ाई को लेकर है। देश के 8 राज्यों में तबाही मचाने के बाद ताउते भले ही कमजोर पड़ा, लेकिन उसने तबाही के ऐसे जख्म दिए जिन्हें भरने में काफी वक्त लगेगा। ताउते से जितनी तबाही जमीन पर हुई, उतना ही कोहराम समंदर के भीतर मचा। तूफान की वजह से तेल के कुओं के लिए बनाए जाने वाले 3 बार्ज पूरी तरीके से तबाह हो गए, जबकि एक बार्ज को जबरदस्त नुकसान हुआ है और इसके साथ ही एक ऑयल रिग भी लहरों में बह गया। तूफान के इस कहर से बार्ज और रिग में काम करने वाले 707 लोगों की जान पर बनाई थी। लहरों में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड, रेस्क्यू की टीम्स ने जो ऑपरेशन चलाया, उसकी मिसाल आने वाले वक्त में याद रखी जाएगी। समंदर में हमारे जवानों के हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन पर देखिए मास्टर स्ट्रोक की आज की हमारी कवर स्टोरी। ताउते के तांडव की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नेवी देवदूत बनी तो कहीं किस्मत ने मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। केरल से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक, हर जगह तूफान तबाही के निशान छोड़ गया। तस्वीरें आप देख सकते हो, यहाँ पर भारी पवन के चलते तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। हर जगह पर लॉरी है वो उलट पुलट हो चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपील की गई है कि कोई भी लोग जो है यहाँ पर डुमस दरिया किनारा पर न आए। तहस नहस की स्थिति डुमस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो पंडालें लगाए गए थे वो पंडाल यहाँ पर टूट चुका है, बिखर चुका है। ताउते तूफान कुछ लोगों की जमा पूंजी, रोजी रोटी सब कुछ लेकर चला गया है। अब उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर सारे मछुआरे हैं, उनकी जो बोट है, उनकी जो नौका है, उनकी अवस्था फिलहाल हम देख रहे हैं। चक्रवात की वजह से मछुआरों का काफ़ी हद तक नुकसान हो रखा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके सारी बोट्स की अवस्था हो गई है। इतनी बोटें गई है आपकी? हमारे घर की 2, एक छोटा भाई चला था और एक मैं चला गया। अच्छा। दोनों फुल डैमेज, एक फुल डैमेज, कुछ नहीं, इतना ही बचा है, बाकी सब टूट गया। 2 लाख पर जाएगा पूरा, नया बनाते बनाते। तो मछुआरों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो नुकसान है वो प्रशासन की ओर से हमें दिया जाए। गुजरात और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों को तो ताउते ने ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में काफी वक्त लगेगा। ताउते का सबसे बड़ा कहर टूटा समंदर के ऑयल फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर। अरब सागर के बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड से लेकर गुजरात तक में कई बार्ज और रिग पर तूफान ने कहर बरपाया। तूफान का कहर एक ऑयल रिग और 3 बार्ज पर टूटा। बॉम्बे हाई के ऑयल रिग सागर भूषण को लहरें बहा ले गईं, जबकि ओएनजीसी का बार्ज P305 समंदर में ही समा गया। इसके अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज भी लहरों में बह गया और एकोमोडेशन बार्ज SS3 भी समंदर की लहरों के आगे टिक नहीं सका। इस तरह सागर भूषण रिग और अलग अलग बार्ज में कुल 707 लोगों की जान पर बनाई। जिस वक्त ताउते के जोर से समंदर उफन रहा था, उस वक्त इन सभी बार्ज और रिग पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। लहरों का हमला होते ही यहाँ कोहराम मच गया। ये तस्वीरें बार्ज P305 की हैं। समंदर की ताकतवर लहरों के सामने जब बार्ज नहीं टिक सका, तो इसमें सवार 273 जिंदगियां डूबने लगी, जिन्हें बचाने के लिए नेवी ने मोर्चा संभाला। सवाल 273 जिंदगियों का था, इसलिए नेवी ने पूरी ताकत झोंक दी। P305 ओएनजीसी का एकोमोडेशन बार्ज था। बार्ज में ऑयल रिग में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी रहते थे। तूफान से पहले बार्ज का एक हिस्सा टूटा और फिर उसमें पानी भरने लगा। खतरा देखते हुए SOS कॉल की गई, जिसके बाद नेवी ने मोर्चा संभाला। नेवी ने INS कोच्चि और INS कोलकाता को सबसे पहले मौके पर भेजा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में MV ऑफशोर एनर्जी और MV अहिल्या जहाजों की भी मदद ली गई। नेवी के देवदूतों ने बार्ज में मौजूद 273 लोगों में से 180 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया है। बाकी लोगों के पास लाइफ जैकेट मौजूद है, इसलिए उनके डूबने का खतरा कम है।
ऊपर कम से कम 60-70 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदे, तो तब मतलब चोटें आई है हमारे को। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज़्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी। P-305 के अलावा गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज पर भी तूफान ने तांडव किया। ये तस्वीरें गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज की हैं। यहाँ रेस्क्यू का मोर्चा कोस्ट गार्ड्स ने संभाला। गेल कंस्ट्रक्टर में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद लेनी पड़ी। गेल कंस्ट्रक्टर बार्ज में 137 लोग फंसे थे, जिन्हें निकालने के लिए चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के काम में काफी दिक्कतें आई। इसके बावजूद इस बार्ज में फंसे सभी 137 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। The rescue operations being mounted by Coast Guard and Navy, and that is going on. That is the input that we have as of now, and we are also closely watching that. ताउते के आने की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए सवाल उठता है कि बार्ज और रिग में लोग क्यों मौजूद थे, उन्हें वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया। जानकारों का कहना है कि बार्ज से ही तेल के कुओं का कामकाज होता है, इसलिए उसे पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर तेल के कुओं में कामकाज ठप हो सकता है। मौसम में सी ऐसे भी रफ होता है और तूफान आने की वजह से और रफ हो गया। उससे पहले से ही रफ चल रहा था, तो उसमें एंकरिंग निकालना भी पाइपलाइन सबको डैमेज करने का खतरा रहता है। और इतना इमीडिएट इस पे करना जरा सा दिक्कत का विषय होता है। लेकिन आदमियों लोग को हटा के प्लेटफॉर्म से, चॉपर से या किसी से हटाया जा सकता था। ताउते तूफान ने जमीन पर जितना कहर बरपाया, उससे ज्यादा समंदर में तांडव किया। लेकिन नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवानों ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। नेवी ने समंदर में कैसे लोगों की जान बचाई, इसका सबूत है ये वीडियो। ये आईएनएस कोलकाता का वीडियो है, जिसको समंदर में फंसे 2 लोगों की जान बचाते हुए देखा जा सकता है। ताउते तो गुजर चुका है, लेकिन तबाही की निशानियां हर ओर बिखरी हुई हैं। इस तबाही ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि तबाही की ऐसी निशानियां मिल रही हैं जो ये इशारा करती हैं कि समंदर बार बार ये कह रहा है कि इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद करे। ताउते तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मुंबई तो तूफान के हमले से अब तक नहीं उबर पाया। इस तूफान ने मुंबई की रक्षा दीवार समझे जाने वाले गेटवे ऑफ इंडिया पर भी अपने हमले के निशान छोड़े हैं। तूफान से मुंबई में जो तबाही हुई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये समंदर की वार्निंग थी? क्या मुंबई पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है? आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? क्यों मुंबई पर खतरा महसूस किया जा रहा है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ताउते ने तोड़ दी मुंबई की सबसे मजबूत दीवार। गेटवे ऑफ इंडिया की दीवार का टूटना मुंबई के लिए एक खतरे की घंटी माना जा रहा है। क्योंकि इस दीवार को मुंबई का रक्षा कवच तक कहा जाता था। लेकिन ताउते ने इस पर जिस तरह से हमला बोला है, उसके बाद यह खतरा सताने लगा है कि कहीं ताउते समंदर के गुस्से का ट्रेलर तो नहीं था और आने वाले वक्त में समंदर और जोरदार तरीके से हमला बोलने वाला है। इस खतरे की एक बड़ी वजह है मुंबई शहर का इतिहास और भूगोल। मुंबई शहर अब से करीब 500 साल पहले 60 टापुओं में बटा हुआ था और उन दिनों ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1661 में जब पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हुई, तो पुर्तगालियों ने मुंबई के इन 7 टापुओं को बतौर दहेज ब्रिटेन को दे दिया। जब ब्रिटेन ने इन 7 टापुओं को हासिल किया, तो यह तय हुआ कि इन सभी टापुओं को मिलाकर एक बड़ा लैंडमास तैयार किया जाएगा और इसके लिए काम शुरू किया गया रिक्लेमेशन का, समुद्र को पाटने का। रिक्लेमेशन का यह काम 1845 में जाकर पूरा हुआ और जो मुंबई की वर्तमान तस्वीर हम देखते हैं, जो मौजूदा शक्ल देखते हैं, वो 1845 के बाद की है। लेकिन अंग्रेजों ने जो इस शहर का दायरा तय किया था, जो समुद्र का दायरा तय किया था, जो सीमाएं बनाई थी, लगता है अब उन सीमाओं को
समुद्र तोड़ने के लिए बेताब है और इसी की एक झलक हमें सोमवार के दिन दिखाई दी। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के किनारे बसे दुनिया के लगभग हर शहर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मुंबई पर खतरा कुछ ज्यादा ही है। इसकी वजह है वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट। अमेरिका के संगठन क्लाइमेट सेंट्रल की ताजा पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मुंबई के बड़े हिस्से में समंदर कब्जा कर सकता है, जिससे भारत में 30 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की रिपोर्ट भी कम डराने वाली नहीं है। NIC के मुताबिक 1993 से लेकर 2012 तक समंदर का औसत जल स्तर 0.322 मिलीमीटर तक बढ़ा है और कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सदी के अंत तक समंदर का जल स्तर 2 मीटर तक बढ़ सकता है। 100 साल में और आज में बहुत फर्क है, क्योंकि आज मॉडलिंग सिस्टम होती है। मॉडलिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, हर एक पैरामीटर उसमें डाला जाता है, तो 12 मीटर का जो निष्कर्ष आता है उससे ये प्रिडिक्शन करते हैं। तो इन्होंने जो बताया है कि 2050 में अगर इसी गति से, इसी स्पीड से अगर टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, हाँ जरूरी हमें तकलीफ हो, मगर अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब बचाव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समंदर का जल स्तर हमेशा से बढ़ रहा है। समुद्र में समाई द्वारका नगरी इसकी मिसाल है, लेकिन 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद समंदर का जल स्तर तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, जिससे समंदर के किनारे बसे शहरों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। तो क्या बार बार हो रही इन कुदरती आपदाओं से हम कोई सबक ले रहे हैं? समुद्र को पाटने का काम यानी कि रिक्लेमेशन अब भी जारी है। ये देखिए, यहाँ पर समुद्र को पाटकर, मुंबई का ये मरीन ड्राइव है, यहाँ पर समुद्र को पाटकर कोस्टल रोड बनाया जा रहा है, जो कि दक्षिण मुंबई की दूरी उत्तर पश्चिमी उपनगरों से काफी कम कर देगा। लेकिन इसके लिए समुद्र से जगह हासिल करनी है, जिसका काम यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है, एक तरफ इंसान के लिए सुख सुविधाएं हासिल करनी है, विकास को देखना है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। तूफान के कहर के बाद बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर के कहर की, जिसकी रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मौत का जो सिलसिला है वो कम होने की बजाय बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भले ही नए केस आने में संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी भी हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन में है। पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। आज पीएम मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के 46 जिला अधिकारियों से, डीएम से सीधी बात की। उनसे कहा कि कोरोना के इस युद्ध में फील्ड कमांडर डीएम ही हैं, और इसी के साथ देश को भरोसा भी दिया कि केंद्र सरकार तमाम मोर्चों पर मुस्तैदी के साथ जुटी है। इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सच है कि पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के नए केस कम आ रहे हैं। सबसे पहले देश में ताजा हालात देख लेते हैं। आज जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,63,533 नए केस सामने आए हैं। एक दिन पहले 17 मई को यह आंकड़ा 2,81,386 था और 16 मई को 3,11,170 नए केस सामने आए थे। कोरोना से होने वाली मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4,329 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हैं जो आज सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले 17 मई को 4,106 लोगों की जान गई और 16 मई को 4,077 लोगों की मौत सामने आई थी। पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम आज के केसेस को नोट करें तो पाते हैं कि 27% डिक्रीज इन द ओवरऑल हाईएस्ट पीक विच इंडिया हैड नोटेड ऑन 7th of May। इसी तरह एक्टिव केस की संख्या भी घट रही है। आज यानी 18 मई को 33,53,765, 17 मई को 35,12,671 और 16 मई को 36,13,507 एक्टिव केस सामने आए। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में कोरोना की लहर ढलान पर है। महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहां हर दिन 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं।
इन सब के पीछे तमाम राज्य सरकारों की कोशिशें तो हैं ही, अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह एक्शन में है। चाहे देश के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का काम हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। आज पीएम मोदी ने देश के 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 46 जिला अधिकारियों से बात की। पीएम ने कहा कि कोरोना से इस युद्ध में जिलों के डीएम कमांडर की भूमिका में है। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जिलाधिकारियों से वर्चुअल बातचीत में उनके अनुभव सुने। जिलाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अपने अपने जिलों में क्या नए कदम उठाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों से कहा कि उन्होंने जो नए कदम उठाए हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं ताकि देश के अन्य जिलों में भी उनका फायदा उठाया जा सके। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से कहा, कोरोना की इस दूसरी लहर में गांव और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन, ज्यादा टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और कोविड के नियमों का पालन करते रहना है। लोगों की सहूलियत का ख्याल रखना है ताकि उन्हें असुविधा न हो। संक्रमण की चेन तोड़ने के साथ साथ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि चीजों की सप्लाई में कमी न आए। अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। पिछले कुछ दिनों में देश में सबसे बड़ी किल्लत ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन की नजर आई। ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए पिछले दिनों पीएम केयर्स फंड से कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। आज पीएम मोदी ने कहा है कि देश के हर जिले के अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई को भी बढ़ाने की कोशिश जारी है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। देश के अलग अलग जिलों के साथ ही पीएम मोदी की अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर भी खास नजर है। वाराणसी में एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। 24 घंटे काम करने वाले इस सेंटर में 150 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन इंजेक्शन, अस्पताल में एडमिशन और एम्बुलेंस जैसी जरूरतों के लिए एक ही छत के नीचे सभी जरूरतों को सुना जा रहा है। यहाँ टोल फ्री कोविड नंबर 1077 के साथ 20 से ज्यादा टेलीफोन लाइनें एक साथ काम करती हैं। जिसको जो भी शिकायत है, रेमडेसिविर से लेकर के, दवा से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर के और पेशेंट को भर्ती करने के लेकर के, हर चीज़ इंटीग्रेटेड है। देर मेरे पास जब स्लिप आ जाता है तो उस पेशेंट से हम लोग बात करते हैं, उस पेशेंट का कंडीशन नोट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट को कहाँ जाना है, उसके नंबर पे एम्बुलेंस को अलॉट करते हैं। एम्बुलेंस उससे बात करता है, बात करने के बाद उस पेशेंट का जो लोकेशन है उसको ले लेता है और उस लोकेशन से पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल का ले जाता है। वाराणसी में जिले के सीएमओ के साथ साथ खुद जिलाधिकारी भी इस सेंटर की एक एक गतिविधि पर नजर रखते हैं और जनता को होने वाली दिक्कतों का निदान करते रहते हैं। इस सेंटर में काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग खुद पीएमओ की तरफ से की जाती है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश के कई हिस्से में वैक्सीन की किल्लत अभी भी बनी हुई है। आज दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर इसकी झलक मिली। यहाँ 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं थी। यहाँ पर लगा हुआ जो नोटिस है आप उसको देखिए, नो वैक्सीनेशन फॉर 18 to 44 इयर्स एज ग्रुप। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि दिल्ली में टीकाकरण में रुकावट आ सकती है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए बस 3 दिन का टीका ही बचा है, तो वो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में अभी भी उतनी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है जितनी उन्हें चाहिए, लेकिन इस बीच आज अमेरिका से अच्छी खबर आई है। अमेरिका ने कहा है कि वो जल्द ही दूसरे देशों को अपनी वैक्सीन देगा। By the end of June, when we will have taken delivery of enough of such vaccines to protect everyone in the United States will share at least 20 million of those doses, that extra supply, with other countries. This means over the next 6 weeks,
the United States of America will send 80 million doses overseas. अमेरिका ने दूसरे देशों को 6 करोड़ वैक्सीन देने का वादा पहले ही किया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 करोड़ और वैक्सीन बांटने की घोषणा की है। अमेरिका एस्ट्राजेनेका के अलावा अब फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन भी दूसरे देशों को मुहैया कराएगा। ये तमाम वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम के जरिए दिए जाएंगे। देखिए, अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कितनी जल्दी देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन मिल जाए। लेकिन वैक्सीन की कमी जो है वो लगातार बनी हुई है। दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र वालों को लगातार 7वें दिन कोवैक्सीन नहीं लग पाई। आज दिल्ली में कोविशील्ड का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए कोविशील्ड का सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बचा है। किल्लत की वजह से आने वाले हफ्ते से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा। अब तक दिल्ली में कुल 46,94,970 लोगों को वैक्सीन दी गई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से जल्दी ही वैक्सीन देने की गुजारिश की है। ताउते तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात जाएंगे। गुजरात के साथ साथ वो दमन दीव का दौरा भी करेंगे। तो हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। हवाई दौरा करेंगे प्रधानमंत्री ऊना, दीव, जाफराबाद, महुआ, इन तमाम इलाकों का। और जो तबाही ताउते तूफान की वजह से हुई है उसी का जायजा लेकर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर सिंगापुर से आ सकती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी आशंका जता दी है। पूरी खबर दिखाएंगे आपको आगे, रहिए हमारे साथ। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में तीसरी लहर का डर सताने लगा है, वो भी वाया सिंगापुर, और जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है बच्चों को। ऐसी आशंका जताने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, जिन्होंने ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई डराने वाली बात है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि अगर भारत में बच्चों में कोरोना फैल गया तो काफी मुश्किलें आ सकती हैं। बात भी कर रहे थे कि भारत में भी अगर थर्ड वेव आती है तो उसमें बच्चे ज्यादा संक्रमित होने की संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि वायरस जो है वो ऐसे पॉपुलेशन की तरफ जाता है जहां उसे कम से कम अवरोध मिले, जहां इम्यूनिटी ना हो, जहां एंटीबॉडीज ना हो, चाहे स्वाभाविक इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से। इसीलिए हमारे लिए भी बहुत जरूरी है अभी पहली बात तो ये कि ये इस वायरस के बारे में और ज्यादा जानकारी गैदर करना कि आखिर ये जो वेरिएंट है क्या ये वही वेरिएंट है जो भारत में अभी बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। शरीर में एंटीबॉडी बनने के लिए वैक्सीन जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिसमें वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी मौत हो रही है। देखिए, दिल्ली के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल का केस कुछ इसी तरीके का जो सामने आया। उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोरोना हुआ और फिर उनका देहांत हो गया। डॉक्टर अग्रवाल ने कोरोना से इस जंग में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने संक्रमित होने से एन पहले तक लोगों को कोरोना से निपटने का तरीका समझाया और आखिरी वक्त तक वही जज्बा उनका कायम रहा। डॉक्टर के अग्रवाल कोरोना से जंग हार गए, लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल सामने आकर खड़े हुए हैं। और वो सवाल ये कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन क्या कारगर नहीं है? डॉक्टर्स का कहना है कि अभी ये रिसर्च का विषय है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी आखिर मौत क्यों हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन कारगर नहीं। वैक्सीन को लेकर एक और भ्रम पैदा हुआ कि इससे ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत हो रही है। हमारी ये रिपोर्ट इस भ्रम को दूर करने वाली है। और साथ ही कुछ दिन से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी एक भ्रम की सी स्थिति बनी हुई थी। अब यह भी साफ हो गया है कि कोरोना के मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। कोरोना की इस दूसरी लहर में आपने सोशल मीडिया में प्लाज्मा के लिए गुहार लगाते लोगों को खूब देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके किसी अनजान शख्स को प्लाज्मा देने पहुंचे और प्लाज्मा दिया भी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फायदा नहीं है। कोरोना की पहली लहर के दौरान प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना मरीजों के लिए कारगर माना गया था। कई राज्य सरकारें अपनी जनता से अपील कर रही थीं कि वो प्लाज्मा डोनेट करें, लेकिन अब केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा अचानक क्यों और कैसे हुआ। पिछले हफ्ते ICMR और कोविड-19 पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की एक मीटिंग हुई। इसमें सभी सदस्यों ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है।
प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हुई। सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि प्लाज्मा थेरेपी को गाइडलाइन से हटा देना चाहिए, जिसके बाद इसे हटाने का फैसला लिया गया। ऐसे प्लाज्मा ऑफ लेबल है। अगर क्लिनिशियन को लगता है कि मॉडरेट डिजीज में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पेशेंट को प्लाज्मा देने से कम होती है, तो क्लिनिशियन में यूज इट। एल्बिट क्योंकि इसको नेशनल गाइडलाइन से हटाया गया है, तो पेशेंट की और अटेंडेंट की कंसेंट लेना होगा। ये आईएमए का व्यू पॉइंट है। सवाल ये उठता है कि अब तक किस आधार पर प्लाज्मा थेरेपी को कारगर बताया जा रहा था? क्या तमाम राज्य सरकारें बिना किसी मेडिकल आधार के ही लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रही थी? इसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि कई मेडिकल एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी किसी काम की नहीं है। 12 मई को एबीपी न्यूज से आईसीएमआर के समीरण पांडा ने साफ कह दिया था कि प्लाज्मा का कोई फायदा नहीं है और जल्द इसे लेकर फैसला हो जाएगा। कन्वालेसेंट प्लाज्मा जिसका बारे में सभी ने सोचा था पहले कि ये कारगर रहेगा, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका आयुर्विज्ञान भारतीय आयुर्विज्ञान गवेषणा केंद्र कहा जाता है, इसका एक ट्रायल का नतीजे पता चला। वो आईसीएमआर से हुए हैं, इंडिया से हुए हैं, और वो ट्रायल का नाम है प्लेसी ट्रायल। उसी में ये देखा गया कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा इसका खास मतलब कारगर नहीं रहे। ये तो हुआ प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ा भ्रम, लेकिन एक भ्रम और है जो लोगों के मन में बना हुआ है। पिछले दिनों कई देशों से ये खबरें आ रही थी कि वैक्सीनेशन के बाद खून के थक्के जमने की शिकायतें मिल रही हैं। खासकर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में इस परेशानी से जुड़ी बातें सामने आ रही हैं। इसे लेकर सरकार की एक कमेटी ने रिसर्च की, तो रिसर्च में पाया गया कि भारत में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग के बेहद कम मामले सामने आ रहे हैं। नेशनल AEFI कमेटी के मुताबिक 3 अप्रैल 2021 तक 7,54,35,381 वैक्सीन लगाई गई। इसमें 6,86,50,819 कोविशील्ड वैक्सीन के डोज दिए गए। इनमें से सिर्फ 700 केस ऐसे आए जिसमें कोई गंभीर दिक्कत सामने आई। इसमें से 498 गंभीर मामलों की जांच की गई, तो 26 मामलों में खून के थक्के जमने की दिक्कत देखी गई। भारत में ऐसे मामलों को देखा जाए तो प्रति 10 लाख खुराक में 0.6 केस थे, जबकि ब्रिटेन में प्रति 10 लाख पर 4 केस हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन से जुड़े लोगों को सलाह दी है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। अगर किसी को ये दिक्कत आती है तो उसे सांस फूलने की दिक्कत, सीने में दर्द, शरीर पर लाल रंग के धब्बे, पेट में लगातार दर्द और लगातार उल्टी जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। जाहिर है भारत में वैक्सीन के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत न के बराबर लोगों के सामने आई है और इसीलिए वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि कोरोना से वैक्सीन ही बचाएगी। और देखिए क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर सिंगापुर से आ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी बात को लेकर आशंका जताई। उन्होंने यहां तक कहा कि सिंगापुर वाला स्ट्रेन बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जबकि देश अभी तो दूसरी लहर से ही जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में तीसरी लहर का डर सताने लगा है, वो भी वाया सिंगापुर, और जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है बच्चों को। ऐसी आशंका जताने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, जिन्होंने ट्वीट किया, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई डराने वाली बात है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि अगर भारत में बच्चों में कोरोना फैल गया तो काफी मुश्किलें आ सकती हैं। बात भी कर रहे थे कि भारत में भी अगर थर्ड वेव आती है तो उसमें बच्चे ज्यादा संक्रमित होने की संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि वायरस जो है वो ऐसे पॉपुलेशन की तरफ जाता है जहां उसे कम से कम अवरोध मिले, जहां इम्यूनिटी ना हो, जहां एंटीबॉडीज ना हो, चाहे स्वाभाविक इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से। इसीलिए हमारे लिए भी बहुत जरूरी है अभी पहली बात तो ये कि ये इस वायरस के बारे में और ज्यादा जानकारी गैदर करना कि आखिर ये जो वेरिएंट है क्या ये वही वेरिएंट है जो भारत में अभी बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है या ये कोई नया वेरिएंट है। सिंगापुर में इस समय B1617 नाम का कोरोना का नया स्ट्रेन दहशत फैलाए हुए है। सिंगापुर सरकार ने भी कहा है कि ये स्ट्रेन बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसको देखते हुए सिंगापुर में सभी स्कूलों को कल यानी बुधवार से 28 मई तक बंद करने की घोषणा की गई है।
ऐसे में सिंगापुर स्ट्रेन भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? ये बात जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी गई तो सुनिए क्या जवाब मिला। तो वी आर एग्जामिनिंग ये जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है उसके बारे में ऑथेंटिक बात इंफॉर्मेशन होगी रादर दैन फ्रॉम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बच्चों में कोविड का प्रभाव है उसके बारे में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको क्लियर करूं व्हाट इज नोन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ वी हैव द प्रोटोकॉल, वी हैव अवेयरनेस, वी हैव ट्रेन पीडियाट्रिशियंस। कोवैक्सीन है हमारा वैक्सीन, उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में आप ट्रायल आगे लेके जाएं। उस वैक्सीन के अभी ट्रायल जो है वो 18 से ऊपर का हुआ है, इसलिए वो रिकमेंडेशन 18 के ऊपर की है। लेकिन बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है, और वो काम मुझे बताया गया है कि अगले 10-12 दिन में ये काम भी शुरू हो रहा है। तो सरकार आश्वस्त कर रही है कि जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वो जरूरी कदम क्या हो सकते हैं, इसको लेकर कुछ सुझाव तो खुद दिल्ली के सीएम ने दिए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। इस बीच भारत में बच्चों की वैक्सीन को लेकर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए फिक्र की बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने ही हमारे सारे इंतजामों की पोल खोल दी है। पूरा ढांचा चरमरा सा गया है। ऐसे में अगर कोई तीसरी लहर आती है तो निश्चित ही एक बड़ा चैलेंज होगा। विधानसभा चुनाव में चंद ही दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस में जबरदस्त फूट पड़ गई। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये लड़ाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अब कैबिनेट मंत्री चिरंजीत सिंह चन्नी के घर 5 मंत्रियों 7 विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद थे। और इस बीच पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है, जिससे चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने तो धरना देने तक की धमकी दी है। इस तरह पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी कलह अपने चरम पर है। सारा मसला ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਣ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ पार्टी के अंदर बगावत अब चरम पर पहुंच गई है। कोटकपुरा फायरिंग केस को लेकर शुरू हुए विवाद की आग से कांग्रेस का अपना ही घर जलने लगा है। दरअसल कांग्रेस आरोप लगाती थी कि तत्कालीन सीएम प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल इस मामले में गुनहगार थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई न होने पर अब कांग्रेस के नेता अमरिंदर पर बादल परिवार से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल अमरिंदर ने इस मामले में कांग्रेस का गुस्सा कम करने के लिए सख्ती से काम लिया। इसके बाद विरोधी खेमे ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। इस मामले के सामने आते ही सिद्धू के खिलाफ विजिलेंस जांच की खबर आ गई। इसके बाद सिद्धू के करीबी एमएलए और पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें भी विजिलेंस जांच की धमकी दी जा रही है। मैनू वीरवार रात नूं कैप्टन संदीप संधू का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता ते वो मैसेज मैं तेनू देना। कहंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ कि तेरियां असीं लिस्टां बहुत कढ लईआं ते तैनू हुण असीं ठोकना। सिद्धू के बाद प्रगट को जो विजिलेंस जांच की धमकी मिली तो कई नेता प्रगट के समर्थन में आ गए। उन्होंने अमरिंदर से पूरे मामले में सफाई और उनके राजनीतिक सचिव संदीप सिंधू को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग तेज कर दी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से महज 8 महीने पहले कांग्रेस नेताओं का झगड़ा खुलकर बाहर आने से हाईकमान की परेशानी बढ़ गई है। पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने नाराज विधायकों और नेताओं से फोन पर बात की। सीज फायर की कोशिशों के बीच कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो टल गई, लेकिन मंत्रियों और विधायकों की मीटिंग से एक बात साफ है कि ये आग जल्दी बुझने वाली नहीं है।